नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 27 फरवरी को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां उत्तरकाशी के हर्षल मुखवा गांव में आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां हुई हैं तेज। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी से बताई जा रही है, जहां पर 27 फरवरी को उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां उत्तरकाशी के हर्षल मुखवा गांव आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां हुई हैं तेज। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुक्रवार को भव्य समापन हुआ, जहां हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की खेल उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य देवभूमि के साथ साथ अब खेल भूमि भी बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने केवल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी नहीं की, बल्कि धामी ने हर जिले में खेल संरचना का विकास किया है और इसके अलावा खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों ने देवभूमि को खेल भूमि में बदल दिया है। रुड़की जिले में विकास प्राधिकरण ने नियम विरुद्ध विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। जहां संयुक्त सचिव अंशुल सिंह के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है, जिसमें 60 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में फैली अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। वहीं कार्रवाई के दौरान संबंधित निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बगैर स्वीकृत मानचित्र के किसी भी तरह का निर्माण न किया जाए। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में थाना ट्रांजिट कैंप इलाके में दरोगा और बीजेपी नेता के बीच हाथापाई का मामला सामने आया है, जहां इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है, जबकि बीजेपी नेता राधेश्याम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना के बाद से पूरे मामले की चर्चा इलाके में हो रही है और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा। जिला सत्र न्यायाधीश बागेश्वर नरेंद्र दत्त की अदालत ने चरस तस्करी में 3 साल से जेल काट रहे 2 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है। जहां चरस तस्करी में दोष मुक्त किए गए दोनों व्यक्ति कपकोट तहसील अंतर्गत बादशम ग्राम के ग्रामीण महिपाल सिंह और बलवंत सिंह हैं। वहीं 26 दिसंबर 2021 को कपकोट पुलिस और एसओजी ने दोनों ग्रामीणों से 2 किलो चरस बरामद दिखाई गई थी। वहीं बागेश्वर न्यायालय में चली लंबी जिरह में गवाहों के बयानों के उपजे विरोधाभास के कारण वांझम निवासी दोनों ग्रामीणों को दोषा मुक्त किया गया है। वहीं नशे के खिलाफ बागेश्वर पुलिस की कार्रवाई की कलई न्यायालय में लगातार खुल रही है। कहा जा रहा है कि बागेश्वर पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए अधिकतर आरोपी लगातार न्यायालय से दोषमुक्त हो रहे हैं। भारत में तमाम ऐसे मामले हैं जिनको लेकर जेल में बंद कैदी लंबे समय तक इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि उन्हें कब तक न्याय मिलेगा। इस बीच उनके रोजमर्रा का जो जीवन है वह काफी प्रभावित और विचलित करने वाला होता है। बहुत से कैदी मानसिक रूप से असामान्य हो जाते हैं। ऐसे में तमाम जगहों पर जेल प्रशासन की ओर से कैदियों को एक सकारात्मक परिवेश देने और उन्हें सजा मिलने के बाद सुधरने का मौका दिया जाता है। इसी कड़ी में देहरादून के सुद्धोवाला जेल में बंद कैदियों के लिए भी जेल प्रशासन ने काफी सकारात्मक रुख अपनाया है। यहाँ पर हर तरह की कैदी निवास कर रहे हैं। वहीं सभी प्रकार के कैदियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने और उन्हें सुधारने का एक अच्छा मौका देने का प्रयास जेल प्रशासन के ऊपर होता है। वहीं जेल के कर्मचारी इस प्रयास में रहते हैं कि जिस उद्देश्य से वहां पर कैदी आए हैं उसे पूरी तरीके से पूरा किया जाए।
अब इसी कॉन्सेप्ट पर देहरादून जेल के अधिकारी काम कर रहे हैं और अब एक और बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि कुछ कैदियों को जेल से बाहर भी काम के लिए भेजा जाएगा और उनके द्वारा निर्मित किए गए तमाम चीज़ों का आउटलेट भी विभिन्न जगहों पर लगाए जाएंगे। ये ओपन जेल यानी खुली जेल का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कैदी के बंद कोठरी में रखने की बजाय दिन में उसे कुछ दूरी तक जाकर रोजी रोटी कमाने और काम करने की छूट दी जाती है। जेल में हम दो तरह से कैदी आते हैं, एक विचाराधीन बंदी के रूप में, एक निर्दोष बंदी के रूप में। विचाराधीन बंदी के रूप में अंडर ट्रायल जब प्रिजनर आता है जिसका कोर्ट में केस विचारण में होता है, और दूसरे कन्विक्ट जिनको कोर्ट द्वारा सज़ा निर्धारित की जाती है। दोनों तरह से हमारे यहाँ कैदी आते हैं और आने के बाद एक सामान्य प्रॉपर्टी में चेकअप के बाद उनको हम 4 से 5 दिन क्वारंटाइन बैरक में रखते हैं। मुलाकात हफ्ते में 2 बार का नियम है, हफ्ते में 2 बार मिल सकते हैं, सैटरडे और जेल हॉलीडेज छोड़ के 1 बार में 3 लोग मिल सकते हैं। मुलाकात के समय जो परिजन आ रहे हैं उनका। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है, जब वन विभाग ने वनाग्नि से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि फायर वॉचर का चिन्हीकरण कर लिया गया है और इसके साथ ही 1200 कर्मचारियों की नई भर्ती कर ली गई है, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा मित्रों की भी विभाग मदद लेगा। फायर सीजन में जैसे अब 15 तारीख से हमारा सत्र शुरू होगा, तो लोग अभी डिविजन्स में जो है फायर वॉचर्स का चिन्हीकरण कर लिया गया है और अभी हम लोग 15 तारीख से फायर वॉचर्स को योजित करेंगे। स्थानीय जो ग्रामीण हैं वहीं से ही, ग्रामों से ही फायर वॉचर्स देते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे अपने जो है कुछ पिछले साल में, हम 1 साल की बात करें तो करीब 1200 से अधिक नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। फायर सीजन में जैसे अब 15 तारीख से हमारा सत्र शुरू होगा, तो लोग देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जब बादलों के कारण आज धूप नहीं आई, जिससे ठंडक बढ़ गई है। वहीं एक बार फिर से मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 तारीख को देहरादून समेत 6 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार रविवार को भी कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है और 19 और 20 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्से में बारिश हो सकती है। तो आज के दिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पे बहुत हल्की वर्षा मिल सकती है। इसमें जो 3200 या फिर 3300 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। तो लाइट एक्टिविटी रहेगी उत्तराखंड में। कल जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो कल 16 फरवरी को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, विशेषकर जो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है, यहाँ कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा बर्फबारी। उत्तरकाशी जिले में बुरांश का फूल समय से पहले खिलने लगा है, जहां अमूमन यह बुरांश मार्च महीने में खिल जाते हैं। मौसम परिवर्तन होने के पर जलवायु पर बड़ा असर पड़ सकता है, जहां 15 डिग्री के करीब होने पर बुरांश का फूल खिलना शुरू होता है। दिसंबर और जनवरी महीने में जमकर बर्फबारी व बारिश न होने के कारण इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर भी पड़ने लगा है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश का फूल समय से पहले ही खिलने लगा है, जिसमें 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला बुरांश आमतौर पर मौसम परिवर्तन होने के कारण ही पहले ही खिल गया है, जिसकी वजह बारिश और बर्फबारी की कमी मानी जा रही। दुनिया भर में मौसम में 2 महीने आगे और पीछे का अंतर आ गया है, जिसके कारण से हिमालय में जो बहुत महत्वपूर्ण फूल, बहुत ही सजावटी, सुंदर और देखने में बहुत ही मनोरम, हिमालय की तरफ खींचने वाला, बहुत आकर्षणीय बुरांश का फूल 2 महीने पहले फूलने लग गया है। आमतौर पर बुरांश का फूल जो है जब शिवरात्रि आती है तो उसके बाद ही फूलता है। उसी दौरान जो है वो छोटे छोटे फूल के रूप में जन्म लेता है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि वो तो दिसंबर से ही फूलना शुरू हो गया है। ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा इसी दौर में कि ठियोली का फूल भी जो है इसी तरह से पहले 2 महीने पहले ही फूल रहा है और भी तरह तरह की घटनाएं हमारे बीच सामने आ रही है, जलवायु परिवर्तन के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। लेकिन जो संकट हमारे सामने है वो जलवायु परिवर्तन से ही नहीं है,
बल्कि जो गर्मी मनुष्य द्वारा जो पैदा रानीखेत संयुक्त मजिस्ट्रेट की सराहनीय पहल मिशन नवचेतना के तहत ताड़ीखेत ब्लॉक के विद्यालयों में दूसरे संस्करण की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें अंकित बिष्ट को एक दिन का सांकेतिक एसडीएम बनाया गया। बता दें कि संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने मिशन नवचेतना के नाम से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई, जिसमें ताड़ीखेत ब्लॉक के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सीनियर और जूनियर वर्ग की इस प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र छात्राओं को रामनगर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कराया और प्रतियोगिता में प्रथम आए मटीला गांव के निवासी जीआईसी चौमुधार के छात्र अंकित बिष्ट को रानीखेत तहसील में एक दिन का सांकेतिक एसडीएम बनाया गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत गर्व की बात है कि ये एक सिर्फ कुर्सी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पद है। आगे मेरा IIT JEE के लिए एग्ज़ाम देने का विचार है। जी, हमारी तहसील अंतर्गत जो है मिशन नवचेतना चल रही है, तो उसी के अंतर्गत इसका दूसरा संस्करण हुआ था, जिसका जो एग्ज़ाम किया गया था, ब्लॉक स्तरीय एग्ज़ाम 5 तारीख को किया गया था। तो जिसमें अंकित बिष्ट जो राजकीय इंटर कॉलेज चौमुधार के विद्यार्थी हैं कक्षा 11 के, तो उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। तो इसी क्रम में उनको प्रोत्साहित करने हेतु आज एक दिन का सांकेतिक संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा जो हमारे दोनों सीनियर और जूनियर वर्ग में प्रथम 2 स्थानों पे जो बच्चे आए थे, उनको शैक्षिक भ्रमण के लिए हमने 8 तारीख को कॉर्बेट नेशनल पार्क भी भेजा था। तो उसी क्रम में आज जो उसके बाद उनको आज तहसील बुलाकर सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा गिफ्ट्स दिए गए। और इसके अलावा अंकित बिष्ट जो है आज हमारे साथ हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है और उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास भवन में समीक्षा बैठक की, जहां समय पर बजट खर्च न करने पर उनका गुस्सा जाहिर हुआ। जहां डीएम ने देहरादून से भी इस पर नाराजगी व्यक्त की है और संबंधित विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने विधानसभा के बजट सत्र से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीएसपी ग्रोथ अच्छी हुई है, जहां पे उसके साथ ही प्रदेश की विकास दर 2024 और 25 में 6.61% संभावित है। जहां साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सकल घरेलू उत्पाद 3,32,000 करोड़ का था, जो कि अब 3,78,000 करोड़ संभावित है। वहीं प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,46,000 रुपए है। वहीं 2024-25 में 2,74,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय पहुंच चुकी है। प्रदेश की रोजगार दर 15 साल से ऊपर में 2024 में 58.1% था और 2022 की तुलना में 9 लाख से अधिक लोगों का रोजगार भी मिला है। ये 23-24 में हमारा 3,32,000 करोड़ 3,32,000 करोड़ का, ये अब इस साल में जो अनुमानित है वो 3,78,000 करोड़। और ये हो गया आपका जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। दो होते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी होता है, एक रियल जीडीपी होता है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में जाएंगे, जिसमें प्राइस जो महंगाई का एडजस्टमेंट किया जाता है उस पर जाएंगे, तो ये 23-24 में 2,04,000 करोड़ 2,04,000 करोड़ का। उत्तराखंड के ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने स्मार्ट मीटर को लेकर कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर कई सारी भ्रांतियां आम लोगों में देखने को मिल रही हैं, जिसको देखते हुए प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा कि स्मार्ट मीटर के लगने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा। जिस तरह से पुराने मीटर की रीडिंग गलत आने का शिकायत होती थी, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद शिकायत पूरी तरीके से खत्म होगी और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता हर दिन अपना बिजली की खपत को चेक कर सकते हैं। स्टेट
ने अभी तक भारत सरकार से ये मना नहीं किया है कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। भारत सरकार फंडिंग करते हैं इसको RDSS प्रोग्राम के माध्यम से, और सभी स्टेट इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर हर स्टेट में लगाया जा रहा है। कोई स्टेट हमसे बहुत आगे है, कोई स्टेट हमसे बहुत पीछे है। किसी स्टेट में टेंडरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है, किसी स्टेट में टेंडरिंग प्रोसेस बहुत पहले खत्म होकर के बहुत मीटर्स लगाए जा चुके हैं। तो हमारे अभी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होकर के जस्ट लगाना शुरू हुआ है, और इस वजह से कुछ ब्रांचियां उसको लेकर के आ जा रहे हैं। तो अब मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इश्यू करूं। तो सबसे पहले तो स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को कैसे फायदेमंद होगा, मैं उस पॉइंट को बताना चाहता हूँ। अभी आप UPCL के जो ग्रीवेंस रेड्रेसल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको देख लीजिए, या आप खबर विकासनगर से है, जहां आज से CBSE और ICSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। जो साथ ही कुछ दिन बाद उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से CBSE बोर्ड और ICSE के छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारियों के लिए अपनी जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं। बैंक में गोल्ड के नकली जेवरात रखकर लोन लेने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस और SOG की टीम ने गिरफ्तार किया है, जहां आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस और SOG की टीम ने नकली गोल्ड के जेवरात बरामद किए हैं। इस पर कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि आज एक प्राइवेट बैंक ने पुलिस को कॉल आई थी कि 2 युवक बैंक में गोल्ड लेने के लिए आए हैं, जहां पर उनकी ज्वेलरी पर नकली होने का शक मिला। जहां पुलिस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची और युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऋषिकेश के निकट मुनिकिरेती में PWD तिराहे के बाद ब्रह्मानंद मोड़ पर भी लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है, जहां कई दफा ब्रह्मानंद मोड़ पर ब्रेक फेल होने से बेकाबू वाहन मौत बनकर सड़क पर दौड़ते हैं। आज भी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ब्रेक फेल होने से बेकाबू हो गया, जहां बेकाबू होने से ट्रैक्टर ट्रॉली ब्रह्मानंद मोड़ पर रखे पुलिस पिकेट से टकरा गया। घटना में पुलिस पिकेट के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक घायल हो गया है, जिसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायवाला थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 33 शराबियों को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस ने शराबियों पर 8,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फिलहाल चेतावनी देने के बाद शराबियों को छोड़ दिया गया है और दोबारा ऐसी हरकत करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने लोगों को सड़क हादसों की हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास किया है। इसके लिए परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम के आयोजन शुरू किया। नुक्कड़ नाटक में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान तड़प कर जान देने वालों और घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की हकीकत दिखाई जा रही, जिसके लिए लोग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर बने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने आज रोडवेज बस स्टैंड और सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लोगों को शराब पीकर वाहन न चलाने की भी निर्देश दिया। उत्तराखंड में फायर सीजन घोषित होने के बाद बागेश्वर में भी वन प्रभागाधिकारी ध्रुव सिंह मारतोलिया द्वारा प्रेस ब्रीफिंग करते हुए वन विभाग की फायर संबंधित तैयारियों से अवगत कराया गया। वनाग्नि से निपटने के लिए बागेश्वर के आरक्षित वन और सिविल
वनों सहित वन पंचायती वनों को अलर्ट मोड में डाल दिया गया। साथ ही वनाग्नि पर रोकथाम के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो अग्नि दुर्घटनाएं जन सहभागिता से तो कमी आनी चाहिए, लेकिन जहां तक वातावरण के हिसाब से हो या टेम्परेचर बढ़ने के हिसाब से तो इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए हाँ, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने सिलेक्ट किए हुए जहाँ पर अग्नि दुर्घटना के लिए काफ़ी संवेदनशील है, उसको हम लोग बिल्कुल निश्चित से उस एरिया में गश्त बढ़ाएंगे। वन विभाग हर कोने तक पहुंचने की आग बुझाने का काम करेगा, चाहे वहाँ पर पैदल जाना पड़े, चाहे किसी भी संसाधन से जाना पड़े, वो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी में आता है। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति खेड़ी शिकोहपुर का आज डेलीगेट्स के लिए नामांकन प्रक्रिया का दिन था, जिसमें टोटल 30 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे थे, जिनमें 26 लोगों ने दाखिल किए और वहीं अगली प्रक्रिया में 17 फरवरी को जांच और फाइनल लिस्ट की होनी है और उसके बाद 24 तारीख को वोटिंग और नतीजे आने हैं। खेड़ी शिकोहपुर के साथ साथ अलावलपुर, कालेवाला, हंसनावाला, तेलपुरा, टांडा, झांवर, हेड़ी, अमानतगढ़ के सदस्यों के वोट डाले जाएंगे, जहां 25 तारीख को सभापति का चुनाव होगा। खेड़ी शिकोहपुर सहकारी समिति जो है, इसमें कल से नामांकन की बिक्री जो हुई थी हमारी, वो 21 नामांकन पत्र बिके थे और आज 9 नामांकन पत्र बिके हैं 15 तारीख में जी। कुल बिक्री हुई 30 दोनों दिन की और आज 30 में से जो दाखिल हुए वो हमारे 26 नामांकन। आज हमने अलावलपुर सोसाइटी से नामांकन किया है, नामांकन दाखिल किया है। चुनाव की जो है 24 तारीख है और लोकतंत्र के पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति खेड़ी शिकोहपुर में सदस्य का चुनाव है। आज जो है नामांकन भरा गया। मांग तो कुछ नहीं भाई, अभी तो पर्चा भरा गया। आज लोकतंत्र के तरीके से होना चाहिए और इंशाल्लाह लोकतंत्र के तरीके से चुनाव होगा। वन विभाग का फायर सीजन शुरू होते ही बागेश्वर वन विभाग के वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी कर्मचारियों द्वारा अपनी निजी 2 मांगों को शासन स्तर से मनवाने के लिए 3 दिनों से डीएफओ बागेश्वर के बाहर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बागेश्वर डीएफओ कार्यालय में आयोजित धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के कुमाऊं संयोजक चंदन राम का कहना है कि शासन स्तर से हमारी 2 मांगे में 2016 की वन दरोगा नियमावली को दोबारा बहाल करते हुए वन आरक्षी को प्रमोशन के तहत वन दरोगा बनाया जाए और दूसरी मांग के तहत वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी के कंधे में 1 स्टार लगा दिया जाए। हमारी उत्तराखंड वन विभाग के उच्चाधिकारियों से और शासन प्रशासन से अपने 2 सूत्री मांग है। प्रथम हमारी मांग है कि 2016 जो वन दरोगा भर्ती नियमावली थी उसको पुनः बहाल किया जाए और 100% प्रमोशन वन आरक्षी पद से वन दरोगा में किया जाए। और दूसरी हमारी एक ज्वलनशील मांग है कि वन बीट अधिकारी या वन आरक्षी जो भी हमारे साथी हैं उनके कंधे पर 1 स्टार दिया जाए, क्योंकि वो आत्मसम्मान, उनके आत्मसम्मान की वो लड़ाई है और वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो वन बीट अधिकारी होता है वो फ्रंट से लीड करने वाला होता है और इस विभाग में उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा आज वन बीट अधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है। इसी के संदर्भ में कल आदरणीय हॉप महोदय के द्वारा हमारे जो प्रदेश संगठन के कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उनको वार्ता के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन उनके द्वारा मात्र आश्वासन दिया गया था। जो हमने पिछले आंदोलन के उनमें भी मात्र उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था और इस बार तो हम जितने हमारा प्रदेश संगठन है या जितने भी हमारे वन बीट अधिकारी साथी हैं वो तब तक इस अपने धरने स्थल से नहीं हटेंगे जब तक कि उनकी पूर्ण मांगों। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मसूरी नगर पालिका चुनाव के बाद समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मसूरी नगर पालिका की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान पार्टी के विरुद्ध काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।
आज भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर ट्रिपल इंजन की सरकार मसूरी में बनी है। मीरा हमारी चेयरमैन बनी है। उसकी समीक्षा के लिए और भविष्य में हमारी क्या रणनीति रहे कि हम और मजबूती के साथ, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, इन सभी विषयों पर एक समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई। पहले तो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कि कार्यकर्ताओं ने की बदौलत आज नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आई हैं, सभासद आए हैं और ये चुनाव की समीक्षा बैठक थी और बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव दिए हैं। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है उन लोगों पे अनुशासन समिति जो पार्टी के अंदर रहती है प्रदेश स्तर की, उनके समक्ष ये बातें रखी जाएगी और अनुशासन समिति क्या। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम में परिवर्तन के चलते काफी गर्माहट महसूस की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम में करवट बदल ली है। जब प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को ठंड का एहसास कराया है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू होने से ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। जहाँ उत्तराखंड में आज पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जहाँ कई जगहों पर बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऊंची पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। आज देहरादून में महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त महोदया नमामि बंसल द्वारा नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम की स्थापना एवं उद्घाटन किया गया। इस वॉर रूम के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र में कूड़े से जुड़ी समस्याओं का समाधान 1 घंटे की अवधि में किया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा स्वच्छता पेट्रोलिंग की भी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र को सब जोन्स में बांटा जाएगा व मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 5 वार्डों को स्वच्छतम वार्ड के रूप में मान्यता देने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।